1857 में जब रोहतक के ऊपर ये खापों का राज हो गया था, तो मदीना गांव है औलाने के पास गठवाड़ा खाप का, उन्होंने कथूरे पे दावा बोला था। अच्छा। तो कथूरे ने उस टाइम सांगी से प्रार्थना करी कि भाई हमारी रक्षा करो। तो उस वक्त ये जो है ना वाल्मीकि धारिया नाम का आदमी वहाँ गया था कथूरे में, तो उसकी 6ठी-7वीं पीढ़ी में ये जयवीर और ये रामधारी वाल्मीकि है। अच्छा। तो डॉक्टर स्वरूप सिंह पहले नॉर्थ इंडियन थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वीसी बने। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के 5वें नंबर के वाइस चांसलर बने थे। इससे पहले नॉर्थ इंडिया का कोई भी व्यक्ति वीसी नहीं बना था। लड़ाई कन्फर्म हुई है वहाँ। अच्छा। हाँ, लड़ाई हुई है, और लड़ाई में ये हुड्डा खाप की ये शर्त थी, भाई यदि हुड्डा खाप वहाँ जाएगी तो सबसे पहले हम अंदर घुसेंगे उस किले के अंदर, और विजय की निशानी वो हमारे पास रहेगी। अच्छा। तो आज भी वहाँ नगाड़े रखे हुए हैं आपके गांव के। हाँ, बाबा मेलनाथ मंदिर में वो नगाड़े रखे हुए हैं जो कलानौर से लाए थे। और एक हंस वहाँ से लाए थे जीत के, और एक शीशा लाए थे। अच्छा। शीशा वो डिस्ट्रॉय कर दिया, और हंस जो है वो एक सबसे ऊंची चौपाल है जिसको चील वाली चौपाल बोलते हैं। हाँ। वो 4 मंजिल की है। अच्छा। तो गांव ने ये फैसला किया था उस वक्त पंचायत करके कि भाई इसका मुंह जो है ना कलानौर की तरफ करो, हंस का। अच्छा। ताकि हमें ये याद रहे। मूर्ति थी वो? नहीं, हंस। अच्छा। हंस जो था उसको चील बोलते थे आम भाषा में। हाँ। ये फैसला किया था कि इससे ऊंचा कोई भी मकान नहीं बनाएगा। अच्छा। तो छाजूराम सेशन जज ने बाद में बढ़ाने की कोशिश की थी, क्योंकि वो सेशन जज थे, तो उनकी एक मंजिल उतरवा दी गई थी। गांव ने फैसला करके भाई ये पंचायती फैसला है। तो नवाब को मार दिया था? मुराद अली था नाम उसका। हाँ। उसको गढ़ टेकड़ा में। अच्छा। गढ़ टेकड़ा मोखरा के पास एक गांव है। हाँ। उसी के नाम से उसका जो है ना टेक क्या था ले आगे मुराद को, इसलिए मुरादपुरी होगी। हाँ। और उसी के नाम से मुरादपुर टेकड़ा उसका नाम रखा गया। अच्छा। सांगी में एक ऐसा मतलब ये ऐतिहासिक गाँव है कि जो सबसे बीच का स्थान है ना, उस पर 4 पाने मिलते हैं। अच्छा। 4 पानों का कोने का एक मकान उसमें मिलता है। और बाजार भी जो ना तीर कमान की शेप में है। तो जैसे किला होता था ना, किले के बाहर आदमी निकलेगा तो वो मार्केटिंग करेगा, अपनी सब्जी खरीदेगा। तो उसके चारों तरफ खाई खोदी थी, बिल्कुल गोड़ाई में। अच्छा। आज भी उसको सर्कुलर रोड बोलते हैं, रिंग रोड बोलते हैं, जो घुड़चड़ी का रास्ता है, मतलब हाँ बिल्कुल रिंग रोड है। अच्छा। तो वहीं खाई होती थी। तो भाव का जब तक आम गांव वासियों को भी ये नहीं पता था कि ये भाव है। वो मतलब वो छुप के रह रहे थे। जब वो गांव में आए हैं तो सुखदेव साध से वो सबसे पहले मिले हैं। अच्छा। तो एक नाटक के यहाँ आकाशवाणी रोहतक से प्रसारित हुआ था पनिहारी की बात पे। अच्छा। जब उन्होंने पानी पिया है, वो एक घोड़े पे आए हैं, और घोड़े पे आए हैं तो वो जो जसिया की तरफ रास्ता है वहाँ घोड़े पे छोड़ के पैदल घायल अवस्था में गए थे शाम को, दिन छिपने के टाइम पे। तो उन्होंने सुखदेव साध और बुड्ढन वैद बल्ला सोनी, ये 3 आदमी थे, इनको एक ही शपथ दिलवाई थी, भाई मेरा किसी को भेद मत बताना। दूसरी उसकी जो शैली है बनाने की, निर्माण शैली, वो जो बिल्कुल महाराष्ट्र स्टाइल पे, बिल्कुल गोल गुम्बद है उनके। ये अलग से ही नीचे नीचे दरवाजे हैं उनके, और उसके अंदर सुरंग भी है। सुरंग भी होती थी, तो वहाँ तपस्या वगैरह करते थे, या छिपने का स्थान था। मातूराम को क्या कहते थे लोग? के बन गया भाई? तो लोग ताने मारते थे, बैल बन गया भाई, नाथ गाल दी इसके। जो आदमी अनपढ़ थे, जिनको पता नहीं था इसका महत्व क्या है, हाँ। जब भी वो घूमने जाते थे तो बड़े ताने कसते थे बैठे बैठे, अरे यू बैल आ गया भाई, रहे नाथ गाल दी इसके जनेऊ गए। तो लेकिन उस आदमी ने मतलब वो देखो 4 क्लास पास थे, कभी भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ब्रोणा पंचायत हुई 1911 में, तो ब्रोणा पंचायत दया खाप ने आयोजित करी थी। लेकिन इसकी जो पृष्ठभूमि के पीछे डॉक्टर रामजी लाल का और चौधरी मातूराम का बहुत विशेष योगदान है। तो उसके बाद प्रदर्शन किया, इनको तो जेलदारी से हटा दिया अंग्रेजों ने। एक इनके साथ बहु अकबरपुर के भी जेलदार थे, उनको भी हटा दिया था। नमस्कार हुड्डा साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी, बिल्कुल, आप सुनाइए। दोस्तों, ये हैं जगत सिंह हुड्डा जी। ये सांगी गांव से हैं, और रोहतक में सांगी एक ऐसा गांव है जो बहुत चर्चा में रहा है सदा से ही। और मुझे अच्छा ये लगा कि ये मुझे एक किताब देने आए हैं, सांगी की साहित्यिक विभूतियाँ। मेरे ख्याल से इस विषय पे लिखी गई ये इकलौती किताब है हरियाणा में कि एक गांव से कितने साहित्यिक पृष्ठभूमि के लोग निकले हैं। अब सांगी को ज़्यादातर लोग जानते हैं चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नाम से, लेकिन सांगी में बहुत बड़ी बड़ी विभूतियाँ हुई हैं, और इस गांव का भी गजब का इतिहास है। और हुड्डा साहब को उस इतिहास पे इनकी बहुत पकड़ है, पता है इनको उस इतिहास का। तो हुड्डा साहब, एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हम साहित्य की विभूतियों पे तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके गाँव का क्या इतिहास है सांगी का। देखो जी, सांगी जो है हरियाणा का ही नहीं पूरे देश का एक निराला गांव है। और शुरू से जो है ना ये एक रणभूमि भी रही है, और ये साहित्य का ज्योतिपुंज भी रहा है, ये समाज सेवा केंद्र भी रहा है। समय समय पे लगभग सभी क्षेत्रों में इसने देश को जो ना बड़ी बड़ी विभूतियाँ दी। जैसे अभी साहित्य की दृष्टि से यदि देखें, हाँ, तो एक ही गांव में 24 साहित्यकार 24 साहित्यकार हैं जो कि मायने रखते हैं। उसमें उर्दू, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत 5 भाषाओं के साहित्यकार हैं, और हर बिरादरी के हैं। दूसरी ये खास बात है, और प्रतिष्ठित हैं। डॉक्टर स्वरूप सिंह जैसे लेखक जिनकी विदेशों में किताबें लगी हुई हैं, इंग्लिश के बहुत अच्छे राइटर हैं। शामसका श्याम जी हैं, प्रतिष्ठित हस्ती हैं। बालभूषण सांगीवाल जी प्रतिष्ठित हस्ती रही। भोलादास प्रजाचक्षु जो स्वामी नित्यानंद जी पे जो किताब उन्होंने लिखी, वो जन्म से अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे। लेकिन जैसे महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, तो सत्य सिद्धांत प्रकाश जो है ना वो भोलादास प्रजाचक्षु जी ने लिखा। यदि हम राजनीति में आए, तो जब से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है 1920 से जी, इस देश में चुनाव होने शुरू हुए हैं, तब से लेके आज तक शायद ही कोई चुनाव ऐसा होगा जिसमें सांघिक आदमी ना हो। अच्छा, किसी भी पार्टी से होता है। 1920 में पहला चुनाव चौधरी मातूराम जी ने और इनके भाई डॉक्टर रामजी लाल ने हिसार से लड़ा था। हिसार ग्रामीण से चौधरी मातूराम जी ने लड़ा था, रोहतक उत्तर पश्चिम से। आज के संदर्भ में यदि हम देखें तो चौटाला से लेके सांपला तक का ये एरिया आता है, जो नेशनल हाईवे है, ये पूरा कवर हो गया। तो ये दोनों भाइयों ने उस टाइम 1920 से शुरू किया था ये, और अब तक लगातार जो है ना ये चुनाव लड़ते आ रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर स्वरूप सिंह गवर्नर हुए, गुजरात के, केरल के, राजस्थान के। और यदि हम देखें चौधरी बद्रुराम जी देश आज़ाद होने से पहले 1946 में विधायक बने थे। उस टाइम तो ईस्ट पंजाब होता था ये, पंजाब फिर ईस्ट पंजाब के रहे, और बाद में 1952 में भी रहे। रामधारी वाल्मीकि जो हैं, जिनके बेटे ये जयवीर वाल्मीकि हैं, इनका निकास भी सांगी से ही है। 1857 में जब रोहतक के ऊपर ये खापों का राज हो गया था, तो मदीना गांव है औलाने के पास, गठोरा गांव का, उन्होंने कथूरे पे दावा बोला था। अच्छा, तो कथूरे ने उस टाइम सांगी से प्रार्थना करी कि भाई हमारी रक्षा करो। तो उस वक्त ये जो है ना वाल्मीकि धारिया नाम का आदमी वहाँ गया था कथूरे में। तो उसकी 6ठी-7वीं पीढ़ी में ये जयवीर और ये रामधारी वाल्मीकि है। अच्छा, लाला टेकचंद जी थे, रोहतक से लड़ा उन्होंने चुनाव एमएलए का 1967 में, हरियाणा बनने बाद मंगल सेन के सामने। इसी प्रकार से जो है ना 13 आदमी आज तक विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, 13-14 आदमी, और 7-8 आदमी जो है एमपी का चुनाव लड़ चुके हैं। स्वराज लांबा थी, उन्होंने फरीदाबाद से, नई दिल्ली से चुनाव लड़ा, और डॉक्टर स्वरूप सिंह ने भी चुनाव लड़ा। इस प्रकार से जो है ना राजनीति में भी विशेष हो रहा है योगदान। कॉमरेड रघुवीर सिंह हुड्डा ने भी लड़ा, राज सिंह हुड्डा ने भी लड़ा बीजेपी से, और कम्युनिस्ट पार्टी से कॉमरेड रघुवीर ने लड़ा। निर्दलीय भी बहुत लड़े हैं। एक तरह से हम कहें तो ये एक नर्सरी है राजनीति की। रोहतक राजनीति की भी नर्सरी है, राजनीति की नर्सरी भी है, साहित्य की भी नर्सरी है। अब यदि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, तो डॉक्टर स्वरूप सिंह पहले नॉर्थ इंडियन थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वीसी बने। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के 5वें नंबर के वाइस चांसलर बने थे। इससे पहले नॉर्थ इंडिया का कोई भी व्यक्ति वीसी नहीं बना था। तो शिक्षा के क्षेत्र में उनका अपना एक वहाँ अजीबोगरीब वो विशेष स्थान है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर हम पूछें तो आम बच्चा ये नहीं बता सकता कौन कौन वीसी रहे, लेकिन डॉक्टर स्वरूप सिंह का नाम सभी बता देंगे कि वो वीसी रहे। बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे जी। हाँ, इसके अलावा फिर राज्यसभा में भी डॉक्टर स्वरूप सिंह रहे मेंबर, और चौधरी रणवीर सिंह भी रहे, दीपेंद्र हुड्डा जी भी रहे। 3 मेंबर राज्यसभा में भी रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हम 1947 से अभी तक का देखें तो लगभग जो है लगभग एक आध बार को छोड़ दे तो सांगी का प्रतिनिधित्व भारत की संसद में रहा है। और अगर हम देखें जुडिशरी में तो पहले जाट सेशन थे चौधरी छाजूराम, 1930 में वो जज बने थे। अच्छा, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। तो जुडिशरी लाइन में, एजुकेशन लाइन में डॉक्टर स्वरूप सिंह। अगर हम आते हैं आर्मी के सेक्टर में, सेना में, तो लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा, जिनको सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो के नाम से जानते हैं, वो भी सांगी से ही हैं।
डॉक्टर स्वरूप सिंह और छाजूराम सेशन जी के परिवार से वो आते हैं। तो 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक में उनका विशेष योगदान रहा। है जी। और इसके अलावा जो है ना शहीद की यदि हम बात करें तो 12 आदमी सांगी के शहीद हुए हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार में हुए, सेकंड वर्ल्ड वार में हुए, करगिल में हुए। और 1765 से लेके जी 1792 तक ये एक लड़ाई का सेंटर रहा है। सिख भी आए यहाँ पे। महाराजा जो गजपत सिंह जींद के, हाँ। उन्होंने यहाँ लगान लेने की कोशिश की सांगी गांव से। अच्छा। लेकिन वो असफल हुए। 1782 की घटना। लड़ाई हुई उनकी? हाँ, लड़ाई हुई छिटपुट, लेकिन गांव वालों ने वो कर देने से मना कर दिया। इसके अलावा कभी मराठाओं से, कभी मुगलों से। तो ये जो है ना लगातार 20-25 साल तक एक तरह से लड़ाई का केंद्र रहा है। और उड्डा खाप का नेतृत्व किया इसने। जो कलानौर की घटना घटी है। अच्छा, कलानौर का बताओ। एक कहते हैं कि आपके यहाँ नगाड़ा अब भी रखा हुआ है। तो कलानौर की जो घटना है, वहाँ से जो विजयश्री प्राप्त की थी, उसमें हरियाणा की लगभग जो है पुराना रोहतक जिला है, इसकी सभी खापों ने वहाँ लड़ाई लड़ी थी। कलानौर की घटना बताओ जी, क्या थी? देखो, कलानौर की घटना में हमारा ये मानना है कि उस वक्त कोई जो ना टैक्स वगैरह बढ़ा दिए थे काफ़ी। जो कोड़ा पूजने की है प्रथा, मैं समझता हूँ कि वो तो शायद काल्पनिक हो सकती है, लेकिन लड़ाई कन्फर्म हुई है वहाँ। अच्छा। हाँ, लड़ाई हुई है। और लड़ाई में ये उड्डा खाप की ये शर्त थी, भाई यदि उड्डा खाप वहाँ जाएगी तो सबसे पहले हम अंदर घुसेंगे उस किले के अंदर, और विजय की निशानी वो हमारे पास रहेगी। अच्छा। तो आज भी वहाँ नगाड़े रखे हुए हैं आपके गांव के? हाँ, बाबा मेलनाथ मंदिर में वो नगाड़े रखे हुए हैं जो कलानौर से लाए थे। और एक हंस वहाँ से लाए थे जीत के, और एक शीशा लाए थे। अच्छा। शीशा वो डिस्ट्रॉय कर दिया। और हंस जो है वो एक सबसे ऊंची चौपाल है, जिसको चील वाली चौपाल बोलते हैं। हाँ। वो 4 मंजिल की है। अच्छा। तो गांव ने ये फैसला किया था उस वक्त पंचायत करके कि भाई इसका मुंह जो है ना कलानौर की तरफ करो, हंस अच्छा, का। अच्छा। ताकि हमें ये याद रहे। मूर्ति थी वो? नहीं, हंस। अच्छा। हंस जो था उसको चील बोलते थे आम भाषा में। हाँ। तो उसका मुंह कलानौर की तरफ करो। और वो जो शीशा लेके आए थे, वो शीशा भी उसकी तरफ लगा दिया भाई, ताकि दूर से आता हुआ आदमी देखे। यदि उस चौपाल का हम बनावट देखे तो उसमें चील की दोनों तरफ है, 2 सैनिकों के छिपने की जगह है। अच्छा। ताकि वो कलानौर की तरफ है, देखते रहे भाई कोई आ तो नहीं रहा उधर से। और वहां से बहुत दूर तक का, करीब 10-12 किलोमीटर दूर तक का एरिया उस टाइम दिखाई देता था। अभी भी उसका सेम ढांचा है, उसको मार्बल की बना दिया है। अच्छा। और ख़ास बात यह है कि ये वैसे तो पूरे उड्डा खाप की तरफ से लड़ी गई थी लड़ाई, लेकिन चौपाल में किसी दूसरे गांव का इसमें चंदा नहीं लिया गया। अच्छा। अकेले गांव ने ये फैसला किया था कि इससे ऊंचा कोई भी मकान नहीं बनाएगा। अच्छा। तो छाजूराम सेशन जज ने बाद में बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि वो सेशन जज थे। तो उनकी एक मंजिल उतरवा दी गई थी। गांव ने फैसला करके भाई ये पंचायती फैसला है, तो इससे ऊंची नहीं बनाते जी? नहीं। अच्छा। अब भी नहीं बनाते। तो उसमें ये फैसला हुआ था सबसे ऊंचे स्थान पे वो चौपाल है, और वो अब आज भी उसका मुंह कलानौर की तरफ ही है। अच्छा। और ये फैसला कराया था कोई कलानौर की तरफ मुंह करके रोटी भी नहीं बोएगी। हाँ, ऐसा उस टाइम गाँव ने फैसला कराया था। और पूरी निगरानी वहाँ रखी गई है, वहाँ उस चौपाल से। तो ये आपके गांव के लोग शहीद भी हुए थे उस लड़ाई में, मारे गए थे? शहीद का तो अभी याद नहीं है, जिक्र नहीं है, कहीं हुए होंगे तो कोई ऐसा है नहीं, कोई सुनने में भी आया नहीं। हो सकता है शहीद भी हों। तो नवाब को मार दिया था? मुराद अली था नाम उसका। हाँ। उसको गढ़ टेकड़ा में। अच्छा। गढ़ टेकड़ा मोखरा के पास एक गांव है। हाँ। उसी के नाम से उसका जो है ना टेक क्या था ले आगे मुराद को, इसलिए मुरादपुरी होगी। हाँ। और उसी के नाम से मुरादपुर टेकड़ा उसका नाम रखा गया। अच्छा। तो ऐसा जो है ना बताते हैं लोग। लेकिन इसमें जैसे समा कौर की बात बताते हैं, भाई समा कौर थी जो बछेराम की लड़की थी। हाँ। तो मेरा ये मानना है इसमें कि समा कौर की शादी गांगटान गांव हुई है, जो कि एलावत खाप का एक गांव है, पहला ही गांव। हाँ, गांगटान है। तो कलानौर में पहली बात ऑन रिकॉर्ड कोई नवाब नहीं रहा। वहाँ रांगड़ों का कोई प्रमुख चौधरी हुआ होगा, और वो जो चौधरी था वो 12 गांव का था, जो कि पवारों के उधर रांगड़ों के। तो ना तो उसका समा कौर का जो गांव रास्ते में आता, ना उसकी ससुराल रास्ते में आती, ना ही ये जो एलावतों की जो खाप थी ये उसके अंडर में आती थी। एलावतों की खाप तो बड़ी खाप वो एक तरफ अलग है, क्योंकि उधर दुजाना का नवाब है, वो उसके अंडर में भी नहीं आती है, जो कि बहुत नज़दीक है। तो कलानौर का वहाँ उसका जाने का कोई, मुझे नहीं लगता कोई इसमें जो है ना, ये बात सही है। हाँ, लड़ाई कन्फर्म हुई है, इसमें कोई गद्दी खेड़ी का भी कोई कलकल था शायद, वो शहीद हुए थे, ऐसा बताते हैं। और हमारे लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि सांगी में इसकी निशानी है। और बुटाना गांव जो है वो ढोला को बहुत मानता है,
जो कि बताते हैं समा कौर का मामा था। अच्छा। ये लोग लड़ाई में तो गए हैं। अब इसमें ये घटना मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, हो सकता हुई हो सकता ना भी हुई हो, क्योंकि जो भी हम इतिहास पढ़ते हैं उसमें तो ऐसी बात नहीं आती, लेकिन लोक कथा है। लोक कथा को हम झूठ भी नहीं बता सकते। क्या लोक कथा है जी? मैंने नहीं सुनी। लोक कथा ये है भाई, समा कौर की शादी हुई थी, गठवाड़ा खाप की लड़की थी वो। अब वो लड़की कहते हैं वहाँ जाने से उसने मना कर दिया, अब भाई मैं तो जाटों के ब्याह हूँ, रांगड़ों के नहीं ब्याही हूँ। अच्छा। उसने आगे फिर अपने गांव में बताई तो अच्छा, वो कोड़ा पूजन वाली। हाँ, कोड़ा पूजने वाली जो घटना है, नाइट वुड करके कुछ बोलते हैं उसको इंग्लिश में। हाँ। तो अब वो बताते हैं लोग, सुना है हमने भी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई, मुझे तो नहीं लगा किसी भी दौर में ये संभव रहा हो यहाँ पे। नहीं संभव ये मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि चारों तरफ जाटों के गाँव में, इधर महम चौबीसी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग वो है, इधर से जो अलावत खाप है, काद्यान खाप है, इधर हुडा खाप है, तो मलिक खाप तो हालांकि दूर है, एक नोखरा गाँव है खाली मलिकों का। लेकिन ये था उस वक्त लड़ाइयाँ होती थी। लड़ाइयाँ क्यों होती थी? मोखरा जो गांव है, ये 3 गांव थे। एक में इसमें रोज थे, रोज अभी आज भी पाना रोज है वहाँ, रोज तो छोड़ के सुखपुर आ गई, वहाँ कटारी आगे बस गए। तो ये गांव पहले दूर दूर थे। उस लड़ाई के बाद ये गांव एक गांव में आगे एक जगह रहने लगे, जो कि पहले 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में रहते थे। वो ये था भाई, अगर लड़ाई हो जाएगी तो हम ज़्यादा इकट्ठे होंगे तो इकट्ठी लड़ाई लड़ेंगे। उसकी लड़ाइयाँ तो होती थी उस वक्त। डिस्टर्बेंस का युग था, कभी कोई आ गया, हर आदमी का अपना लगान वसूलने का एक तरीका था। कोई क्रूर आता था तो वो थोड़ा ज़्यादा तंग करता था, लोगों को तंग करता था तो वो फिर विरोध होता था। दूसरी जो बात अब आपकी आई लड़ाई वाली, 1792 में लड़ाई हुई, लगभग 1.25 महीने तक, तो उसमें 700 व्यक्ति जो है ना सांगी के शहीद हुए। किसके साथ लड़ाई हुई थी? ये हुई थी जो मल्हार था, बापूजी मल्हार था, मराठा गोपाल राव, हाँ मराठा था। ये वसूलते थे चौथ जैसे बोलते हैं ना, 25% लगभग। हाँ। तो इनके गांव बटे हुए थे अलग अलग। तो इस खाप में वो वसूलेगा, इसमें सिंधिया, इसमें होलकर। तो ये सिंधिया के हिस्से में था। अच्छा। जो हमारे हुड्डा खाप के जो गांव थे, तो इसमें तमाम हुड्डा खाप लड़ी थी, अकेला सांगी नहीं लड़ा था। लेकिन लीडरशिप क्योंकि सांगी की थी, चौधर सांगी में रही है, इसलिए सांगी में वो मोर्चा संभाला है। तो जब ये लड़ाई हुई है, ऐसा पूर्वज बताते हैं कि गांव के चारों तरफ जो ना खाई खोदी गई थी, और लगभग 50 कुएं सांगी में, 27 कुएं तो बिल्कुल गांव का जो सर्कुलर रोड है उस पे है। तो वो गांव ने फैसला करा भाई, अगर वो सेना बाहर से आएगी तो उनको पानी बंद कर दो उनका। सब कुओं को मिट्टी से आट दिया गया, सिर्फ एक अदली वाला जो कुआं है, इस कुएं से पानी भर सकते थे। अदली वाला कुआं? अदली वाला कुआं अभी है वो गांव में? अभी भी है। अच्छा। पंचायत भवन के सामने है अभी भी कुआं। तो उस कुएं को ऐसा बताते हैं भाई, उस कुएं से पानी भरते थे अंडरग्राउंड सुरंग से। तो उसमें एक वो तोप होती थी उन दिनों लड़ाई में, 1700 जो बनवा की लड़ाई हुई, उसमें तोप होती थी। गांव वालों के पास तो तोपें नहीं थी, लेकिन ग्रामीणों का ये मानना है कि जो सदाशिवराव भाऊ, जो कि 14 जनवरी की लड़ाई में हार गए थे मराठे, 22 जनवरी को सांगी पहुंचे। ऐसा भाटों के पास रिकॉर्ड है। मंदिर भी है आपके वहाँ? और 1763 में फरवरी में उनको 18 एकड़ जमीन गांव ने दान दी है। तो अब हालांकि सभी इतिहासकार इस पे सहमत नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो मारे गए थे। तो इसमें इतिहासकारों के 2 मत हैं। इवन जो पानीपत में सरकारी संग्रहालय है, उसमें भी एक जगह इनको मृत्यु दिखाया गया है और एक जगह संध्यास्पद इनकी मृत्यु दिखाई गई है। सर्वे खाप पंचायत का रिकॉर्ड के मुताबिक, जो निहाल सिंह आर्य जी ने किताब लिखी है, कि उसमें लिखा है ये 30-31 साल सांगी में रहे। कर्नल योगेंद्र जी ने भी जो पुस्तक लिखी है, उसमें वो लड़ाई लगभग 1.25 महीने तक दिखाई है 1792 में। यही सर्वे खाप पंचायत कहती है भाई 1792-93 तक वो यहाँ रहे भाऊ। तो दैट मीन्स भाऊ यहाँ आए हैं। और जो उनके अभी परिवार है, सूरजमल मौजी का, जो सुखदेव साध जिसके घर वो रुके हैं सबसे पहले, और जिन्होंने सबसे पहले उनको डेरे के लिए अपना आधा एकड़ या 1 एकड़ जो ज़मीन दी थी, उनकी पीढ़ी अभी भी है। वो कहते हैं जी हमारे यहाँ आए थे, हमने ज़मीन भी दान दे रखी है। ये सब ऑन रिकॉर्ड है। 18 एकड़ ज़मीन उनको गांव से बाहर दी थी। तो ऐसा बताते हैं भी जो लड़ाइयाँ हुई, वो योद्धा थे, उन्होंने रणनीति बताई गाँव को कि भाऊ साहब ने चारों तरफ जो ना 4 दरवाजे बनाए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और गांव के जितने नौजवान थे सबको बुला के पंचायत करके ये कहा भाई 4 प्रकार की ड्रेस सिल लो। तो सांगी जो है ये बनिए भी बहुत थे यहाँ पे पहले। 1910 से पहले ये शहर था। अच्छा। गजेटियर के मुताबिक भी यहाँ NAC होती थी, नोटिफाइड एरिया कमेटी।
उस टाइम इसके बाद भी 5,000 से ऊपर थी, तो जो 5,000 से ऊपर का जो गांव होता था उसको कमेटी बनाया था अंग्रेजों ने। और यहाँ जो है ना खांड का और कपड़े का बहुत तगड़ा बाजार था। अच्छा जी। आज भी बाजार बोलते हैं उसको, भाई कहाँ जा रहा है, बाजार में जा रहा हूँ। तो कपड़े का खांड का डायरेक्ट गुजरात से यहाँ वो व्यापार होता था। गोहाना, जोलाना, कलानौर, रोहतक, ये सब वहाँ से सांगी से जो है ना सप्लाई होती थी। तो भाव ने ये कहा भाई ये कपड़ा लाओ, तो कपड़ा तो बनियों ने दे दिया और सिलाई करवा के पहन लिया। जो बाकी जो लड़ने वाले थे उनको, सब नौजवानों को दे दिया। तो सैनिक वही थे। जैसे वो मान लो पूर्वी गेट पे आए तो वो नीले वस्त्रों मिले। अब सेना ने देखा सेना तो बाहरों बाहर गई है, क्योंकि खाई खुदी हुई थी। ये अंदर से वही ड्रेस दूसरी चेंज करके दूसरे गेट पे चले गए। अच्छा। फिर तीसरे गेट पे वो गए, उन्होंने चारों तरफ पहले परिक्रमा की है, सर्वे किया भी हम कहाँ से अंदर घुस सकते हैं। उधर के सैनिक बहुत है इनके पास तो। हाँ, तो वो ये घबरा गया भाई यहाँ तो पता नहीं अंदर में क्या है, वहाँ जाएं उस गेट पे भी सैनिक, उस गेट पे भी। जबकि असलियत में ये था कि आदमी वही थे, उनकी ड्रेस बदल दी जाती थी। हाँ, तो 4 प्रकार की ड्रेस उस टाइम सिलवाई गई। तो ये जो लड़ाई हुई है इसमें गोरे बोलते हैं, गोरे एक्चुअली वो गोरा शब्द है। अच्छा। वो गोरे में काफ़ी देर तक जो है ना वो सेना बैठी रही और लड़ाई हुई, लेकिन गांव ने जो है ना टैक्स नहीं दिया। ये एक अपने आप में बड़ी एक हिस्टोरिकल बात है। जो खाई खोद रखी थी, खाई जो है सांगी में एक ऐसा मतलब ये ऐतिहासिक गांव है कि जो सबसे बीच का स्थान है ना उस पर 4 पाने मिलते हैं। अच्छा। 4 पानों का कोने का एक मकान उसमें मिलता है। और बाजार भी जो है ना तीर कमान की शेप में है। तो जैसे किला होता था ना, किले के बाहर आदमी निकलेगा तो वो मार्केटिंग करेगा, अपनी सब्जी खरीदेगा। तो उसके चारों तरफ खाई खोदी थी बिल्कुल गुड़ाई में। अच्छा। आज भी उसको सर्कुलर रोड बोलते हैं, रिंग रोड बोलते हैं, जो घुड़चड़ी का रास्ता है। मतलब हाँ बिल्कुल रिंग रोड है। अच्छा। तो वहीं खाई होती थी और उस खाई पे 27 कुएं आते हैं। और ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है कि सारे कुएं उस खाई से मतलब बाहर थे। अच्छा। हाँ, उस रिंग रोड के अंदर तो 1-2 कुआं है गाँव में जो बहुत पुराने थे, लेकिन उसमें हर जाति के, हरिजनों का मान लो, ब्राह्मणों का मान लो, खातियों का, जाटों का, सबके कुएं, लेकिन सारे उस रिंग रोड पे हैं। हाँ। और बाहर की साइड में। तो बड़ा मतलब सिस्टमेटिक गांव है ये। तो जब बाहर के सारे कुएं आट दिए तो सेना को तो पानी मिला नहीं पीने के लिए, एक तो वैसे पैसे मर गए वो। तो उसके बाद फिर वहाँ गांव में मंदिर था, उन्होंने मंदिर पे बताते हैं भाई वो तोप छोड़ दी है, तो वापस वो जो ना टकरा गए कलश से, उसी से नाम गिर गई। और फिर कुछ आदमियों को पकड़ लिया वहाँ गांव वालों ने, जो उनके मैन थे। तो ऐसा बताते हैं भी बाद में फिर वो समझौता हो गया, जो कर्नल योगेंद्र की किताब में लिखा, वो फ्रांसीसी जो था उनका, पलवल का, इस साइड का, मेवात का वो एरिया का इंचार्ज थे वो। तो एक्चुअल में क्या है, गांव वाले ये बताते भी उनको पकड़ के लोग भाव के पास ले आए। अच्छा। तो भाव का जब तक आम गांव वासियों को भी ये नहीं पता था कि ये भाव है। अब वो मतलब वो छुप के रह रहे थे। जब वो गांव में आए हैं तो सुखदेव साध से वो सबसे पहले मिले हैं। अच्छा। तो एक नाटक यहाँ आकाशवाणी रोहतक से प्रसारित हुआ था पनिहारी की बात पे। अच्छा। जब उन्होंने पानी पिया है, वो एक घोड़े पे आए हैं, और घोड़े पे आए हैं तो वो जो जसिया की तरफ रास्ता है वहाँ घोड़े पे छोड़ के पैदल घायल अवस्था में गए थे शाम को, दिन छिपने के टाइम पे। तो उन्होंने सुखदेव साध और बुड्ढन वैद, बल्ला सोनी, ये 3 आदमी थे। इनको एक ही शपथ दिलवाई थी, भाई मेरा किसी को भेद मत बताना, मैं ऐसे पानीपत की तीसरी लड़ाई में आए गए सदाशिवराव भाव हूँ, और मैं ये जो है ना ये वायदा करके आया था पुणे से कि भाई मैं आऊँगा तो जीत के आऊँगा, नहीं तो मैं मुँह नहीं दिखाऊँगा। अब भाई हमारी हार हो गई है, इसलिए मैं जो है ना यहाँ आपका बड़ा नाम है, इस गाँव का बड़ी बहादुर कौम है। और दूसरा धार्मिक रीज़न उसने देखा, उस साल अकाल पड़ा हुआ था तो पत्ते भी छोड़े नहीं थे लोगों ने। हाँ, चुंड के खा लिए थे। लेकिन सांगी गांव में एक ऐसा था कि कोई भी पत्ता चुंड के नहीं खाया था। तो वो जिस रूट से आए बताते हैं, वो एक बाहुपुर गांव है, वहाँ से कात सापुर होके और मोई हुड्डा रुकी, इस रूट से आए हैं। तो उनको पहचानिए बताई जिसने भी, भाई जहाँ पेड़ में पत्ता हो ये समझ लो सांगी आ गई। तो जब पेड़ पे पत्ते देखे तो वो रुखी से एंट्री करने की बजाय कथुरा साइड से एंट्री करी उन्होंने। तो वहाँ एंट्री करके फिर उन्होंने देखा भाई ये इसका मतलब यही सांगी है। तो वहाँ फिर कुएं पे औरतें पानी भी भर रही थी। तो उसने पानी के लिए जैसे भी कहा भी मुझे प्यास लगी है, तो लेडीज आपस में ये बात कर रही, भाई बादल जैसे छाए हैं घटा, जैसे तो बाहु राजा जीत गया हो। तो उसने ये सोचा भाई इस गांव की महिलाओं को भी ये पता है कि लड़ाई हुई है वहाँ पे, और भाव के बारे में बात करिए तो जरूर जो है ना कुछ। तो उसने उनसे फिर ये पूछा भी मुझे जो है ना यहाँ रुकना चाह रहा हूँ मैं इस गांव में। तो उन्होंने बताई भाई 7 दूंगा चली जा।
तो एक्चुअली वो हुड्डा हैं। सांजरान एक डाल्यान पानी में जो मुख्यमंत्री का साथ एक संप्रदाय भी होता था। नहीं, वो संप्रदाय नहीं है जी, वो एक डाल्यान पाना वहाँ पे जिसमें ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। इसमें सांजरान एक ठोड़ा है वहाँ। अच्छा। तो सांजरान ठोड़े में चौधरी सुखदेव हुड्डा थे, जिसका भी वंश चल रहा है। और उसी में ये आपके ज्वाइंट डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन में सतबीर हुड्डा हुए, प्रिंसिपल गुलाब सिंह हुड्डा, ये उसी उसमें है ठोड़े में। तो इस ठोड़े का था सुखदेव साध। साध इसलिए बोलते थे कि वो साधना करता था। हाँ। और उसने अपनी ही जमीन दी उनको। उसके दो साथी थे, बुड्ढन वैद, बल्ला सोनी, और एक उन्होंने लेडीज की ड्यूटी लगा दी थी। अच्छा। चलती होती तेलन, तेली जाति से थी वो। उसको ये था भी कपड़े उपड़े धोने हों, इनकी साफ सफाई चौपाल की। थोड़े दिन वो चौपाल में रहे आने के बाद। और फिर जैसे उन्होंने ब्याह शादी माना जाना शुरू कर दिया लोगों के यहाँ, लोग बुलाने लग गए जी आओ हमारे यहाँ। तो किसी एक लेडीज ने बताते हैं ताना मार दिया, अगट्ठा गट्टा जवान है यू हैं, इसको क्या जरूरत है, अपने जाके कहाँ खाता कमाता क्यों नहीं। तो बताते हैं उसको वो बात चुभ गई। तो फिर वो पेवा चले गए। और वहाँ से जो है ना गरीबनाथ जी से वो जो नाथ संप्रदाय के 12 पंथ हैं, उनमें से एक सतनाथ पंथ है। सतनाथ पंथ में वो दीक्षित हो गया है। अच्छा। और फिर वापस आगे उन्होंने जो है ना जगह मांगी गांव से, भाई मेरे को जो ना बाहर रहने के लिए जगह दे दो। तो फिर एक लादिया वहाँ पे जो वो है, लादिया नाम का तालाब है। तो लादिया नाम का तालाब जो है, तो लादी के वंशजों ने 5वीं पीढ़ी में उसकी फरवरी 1763 में 18 एकड़ ज़मीन उनको दे दी। उसमें बाग लगाने के लिए भाई बाग लगाओ अपना, और उससे आमदनी का साधन चलता रहेगा। और जो ऊंचा टिल्ला है जी, ऊंचे टिल्ले पे उनका मकान बनाया। और वो डेरा एक ऐसा है, नाथ संप्रदाय के जब हम जाते हैं उनके जो डेरे देखते हैं, तो वो जो डेरा भावनाथ का है वो बिल्कुल महाराष्ट्र की शैली पे बना अलग है वो। मैं गया हूँ उड़े। हाँ, तो वो बिल्कुल जो और डेरे है ना उनसे अलग डेरा है वो। तो उसकी जो एक तो ऊंचे पे है वो, जबकि नाथ पंथ के डेरे ऊंचाई पे नहीं होते। ऊंचाई पे नहीं। दूसरी उसकी जो शैली है बनाने की, निर्माण शैली, वो जो बिल्कुल महाराष्ट्रियन स्टाइल पे है। बिल्कुल गोल गुम्बद है उनके, ये अलग से ही नीचे नीचे दरवाजे हैं उनके। और उसके अंदर सुरंग भी है, सुरंग भी होती थी। तो वहाँ तपस्या वगैरह करते थे या छिपने का स्थान था। तो नाथ संप्रदाय में जो है 12 पंथ में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है सत्यनाथ पंथ को। एक बार ये सरियानाथ जी चुनाव लड़ रहे थे, तो ये भी जब जाते हैं तो वहाँ नीचे बैठते हैं, मतलब गद्दी पे नहीं बैठते, क्योंकि ये आई पंथ का डेरा है। अच्छा। तो इसमें आई पंथ, गंगानाथ पंथ, पाव पंथ, ऐसे 12 पंथ होते हैं। तो इन पंथों में उससे सबसे उच्च स्थान प्राप्त है उसको। अच्छा। और भाऊजी फिर जो है ना हरिद्वार में एक श्रवण की हवेली, वहाँ भी ये जाते रहते थे। तो सर्वखाप में जो लड़ाई का आंखों देखा हाल देखते थे पंडित कान्हाराम सोरम गांव के। तो ईसोपुर टीले एक जगह है वहाँ पे, जो ऊंचे टीले से पंचायत सर्वखाप पंचायत ने ड्यूटी लगाई थी कि भाई आप लड़ाई का हमें दिल्ली का हालचाल बताओ, कौन मर रहा, कौन जी रहा, किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि भाई भाऊ जो है मरया नहीं है। और फिर वो भी बाबा बन गए थे वहाँ ईसोपुर टील में। तो भाऊ जी वहाँ आते जाते थे, जब भी हरिद्वार जाते थे तो वहाँ ईसोपुर टील पे पंडित कान्हाराम से मिलके जाते थे। तो ऐसा वो सर्वखाप पंचायत की जिक्र में किताब में निहाल सिंह आर्य जी ने भी जिक्र किया है। और ये भी कहा है भी वो 32 साल तक यहाँ रहे हैं। तो वही बात अभी कर्नल साहब ने लिखी है, और यही बात गांव वाले भी बताते हैं कि अब लड़ाई हुई है, खाई खुदी है, तो कन्फर्म है लड़ाई तो हुई है। और इन बिटवीन भी कई बार कभी सिखों का भी, जैसे ये जींद वाले तो सिख थे, इन्होंने भी कोशिश की है। और उसका एक मेन कारण ये था कि सांगी जो है ना बाजार था, साहूकार गांव था ये। तो जो भी आदमी टैक्स वसूलता हो सबसे पहले वहाँ जाता है जहाँ पैसा ज़्यादा होता है। तो इसके अलावा हम अगर खेलों के क्षेत्र में देखें, खेलों के क्षेत्र में भी यहाँ जो है ना अर्जुन अवार्ड मिला है उसको, कृष्ण हुड्डा को, कबड्डी में। बिल्कुल। और करीब 20-25 आदमी ऐसे हैं जो काफ़ी नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे खेले हैं। खेलों में बड़ा योगदान है चीज़। साहित्यकार भी 2 दर्जन हैं, मेजर जनरल ब्रिगेडियर बहुत हैं। तो कोई भी फील्ड जब हम उठाते, समाज सेवी बहुत है, भगत प्यारेलाल जी 80-85 साल की उम्र में वो नेशनल अवार्ड मिला था योग में उनको। अच्छा। और नंगे रहते थे वो, बस सर बोता पहनते थे। उन्होंने कोई शपथ ली थी भी जब तक ये नहीं होगा तो मैं ऊपर वस्त्र धारण नहीं करूँगा। चौधरी बदलूराम MLA थे उनके, वो बड़े भ्राता थे। बदलूराम जी के भाई थे। और जो है लगभग 3 दर्जन आदमी जेलों में रहे हैं सांगी के। अच्छा। हाँ, जैसे मैंने सिरसा डिस्ट्रिक्ट का एक बार अवलोकन किया था, तो उसमें बड़ी मुश्किल से इतने आदमी थे। लेकिन अकेला गांव ऐसा है जिसके 36 आदमी 1920 से लेके और 1947 तक जो है ना जेलों में रहे।
जी। और 3-4 परिवार ऐसे हैं जिसमें 2 भाई हैं, दोनों जेलों में रहे हैं। अच्छा। चौधरी बदलूराम और उनके भाई भगत प्यारेलाल, 2 सगे भाई, 2 भाई दोनों जेलों में। चौधरी शोचंद और एक उनका भाई और था बदलू उद्यमी के, वो भी दोनों भाई जेल में रहे। और सिपाहिया और ताराचंद माईधन के, ये 2 भाई सगे भाई दोनों जेल में रहे। तो ऐसे ऐसे भी परिवार है वहाँ, 2 भाई दोनों के दोनों जेल में रहे। तो इसके अलावा जब हम किसी भी फील्ड में देखेंगे, कोई सामाजिक आंदोलन हो, एक बात अभी बहुत गजब ये रहेगी, चौधरी मातूराम जी 1905 में यहाँ शास्त्रार्थ हुआ है, जो कहीं जिक्र नहीं आता है। वो आम भाषा में है जी जिक्र उसका भी कहीं। नहीं, पंचायत बोलते हैं वो, एक्चुअली आम भाषा में उसको ये कहते हैं जी वो पंचायत हुई थी। पंचायत हुई थी एक्चुअली वो लेकिन था वो शास्त्रार्थ था। मैंने पढ़ा है जी कहीं पे वो। हाँ, और वो शास्त्रार्थ में अभी ये लेखकों को नहीं पता कि उसमें कौन आया था। काशी के जो वो आए थे पुरोहित, उसकी तरफ से एक ये है जयराम जी, जयराम आश्रम है जो, ये जब तक रहे जब तक तो सुख शांति रही। सभी ने जनेऊ धारण किए, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, जयदेव जी ने, ब्रह्मचारी जी ने। लेकिन जो ही जयराम ब्रह्मचारी जी का देहांत हो गया, उनके शिष्य थे फुल्ला और कूड़ा, कुड़ेथ, स्वामी कुड़ेथ भी बोलते हैं उसको। वो खंडा गांव है, खंडा शहरी जो दया का आपका गांव है, वहाँ रहते थे। एक शायद इनमें से इस्माइला गांव के थे। तो इन्होंने उनकी डेथ के बाद तुरंत ये कहा भाई जाट जनेऊ नहीं पहन सकते, ये तो जो है ना बड़ा गड़बड़ हो गया। तो पहले सांगी में आए हैं वो। अच्छा। तो सांगी में जब आए तो सांगी गांव ने कहा हम नहीं सुनते तुम्हारी बात, भाई जाओ हम तो पहन लिया। इसके बाद वो गए हैं, रामनारायण आर्य थे जो चौधरी लहरी सिंह के दादाजी थे या पिताजी जो भी थे। तो मलिक खाप से अनुरोध किया, उनने ये कह दिया भाई पहले हुड्डा खाप से बात करो आप, वो तार देंगे तो हम तार देंगे। पहन रखा जनेऊ हमने थोड़ा पहन रखा है। तो वो फिर एक जगह ये मूंड तोड़ है, यहाँ भी आए हैं। तो कुल मिला के ये हुआ भाई अगर हुड्डा खाप अगर ये उतार देगी जनेऊ तो हम भी तार तो सारे तार देंगे। तो सारा का सारा ये जो है ना हुड्डा खाप पर जोड़ दिया। और सबको ये पता था भाई हुड्डा तो मानेगा नहीं इतनी आसानी से। तो उसमें बहुत दूर दूर से हर जाति के लोग आए ये देखने के लिए भी आज क्या होगा क्या होगा क्या होगा। वहाँ से बनारस से, काशी से जो ना पंडित जी आए हुए हैं। और देखो उसमें आर्य समाज में हुआ है ये शास्त्रार्थ? नहीं, ये खिडवाड़ी गौशाला जहाँ बने रही ना। अच्छा। ये पंचायत 2 बार हुई है। पहले सांगी में हुई है 12 गाँव की। अच्छा। उसमें तो मना कर दिया उन्होंने, भाई जनेऊ पहन लिया तो पहन लिया। फिर पूरी हुड्डा खाप की? फिर उन्होंने दोबारा प्रयास किया है। उसके मना करने के बाद वो वहाँ गए ना मलिक बघान में। जब फिर उन्होंने देखा, वो उन्होंने मना कर दिया, फिर उन्होंने और कोशिश करी है। फिर सारे गांव जो थे 45 गांव की पंचायत जैसे होती पूरी हुड्डा खाप की बुलाई, वो बुलाई फिर खुले में। अच्छा। ये पहली पंचायत थी जो सांगी से बाहर हुई हुड्डा खाप की। इससे पहले सारी पंचायतें सांगी में होती थी। अच्छा। और हुड्डा खाप में कलोई में एक पंचायती चौपाल है, एक सांगी में है। बाकी किसी गांव से पंचायती चौपाल नहीं है, पानी की ठोड़े की हैं। अच्छा। तो उसमें यह था भाई ये भीड़ ज़्यादा आएगी, तो खडवाड़ी में जो है ना ये गौशाला जहाँ बन रही, और ये गौशाला उसी जगह पे बनाई है, उसी साल बनाई है 1905 में जब वो शास्त्रार्थ हुआ उसके तुरंत बाद बनी। ये लोगों ने सोचा भाई बढ़िया जगह है यहाँ बना दो। तो उसमें जो महर्षि दयानंद सरस्वती के साथ रहते थे पंडित भीमसेन जी, छतार्थ प्रकाश लिखने में भी वो सहयोगी रहे। अच्छा। लेकिन बाद में पता नहीं उनको क्या हुआ, दोबारा वो सनातनी बन गए। अच्छा। वो आए थे सांगी काशी की तरफ से। हाँ। तो ये जो है ना लेखकों ने उसका ये जिक्र नहीं किया भाई काशी की तरफ से कौन आया था, कौन आया जो पौराणिक। और ये कूड़े ब्रह्मचारी और फुल्ला ब्रह्मचारी, ये 2 ये थे जो जयराम ब्रह्मचारी जी के शिष्य थे। जयराम ब्रह्मचारी जी ने तो गौशाला खुलवाई, उन्होंने कभी विरोध नहीं किया महर्षि दयानंद का। महर्षि दयानंद के कहने से गौशाला खोली उन्होंने, लेकिन उसके शिष्यों ने किया ये काम। हाँ, तो उसके शिष्यों ने जब किया तो उसमें लोगों को बहका दिया। अनपढ़ लोग होते थे, अगर भाई अकाल पड़ जाएगा, जाटों जनेऊ ले लिया तो जो ना महामारी फैल जाएगी, ये फैल जाएगी। और बड़ी कोशिश की आर्य समाज की तरफ से। जिन लोगों ने पैरवी करी उसमें डॉक्टर रामजीलाल हुड्डा, उनकी हिसार की पूरी टीम, डॉक्टर धनीराम जी, और उन्होंने अपने भजनी जो होता था उनका नत्थू भजनी होता था, ये इसके थे लोवा माजरा के नत्थू सिंह मान, जिसके शिष्य ईश्वर सिंह गहलोत हुए। अच्छा। यानी कि ईश्वर सिंह गहलोत के जो गुरुजी थे वो डॉक्टर रामजीलाल के परमानेंट भजनी थे। तो उनको पहले भेज दिया था भाई आप जाओ लोगों को बचाओ, ये तो थोड़ा प्रचार करो कि भाई ऐसे ऐसे पंचायत है और इसमें जो है ना काशी से पंडित आ रहे हैं, ये फैसला होगा भाई जाट जनेऊ पहन सकते या नहीं पहन सकते।
2-3 दिन पहले भेजा था उनको। तो एक थे पंडित शंभुदत्त मुरथल से, मुरथल गांव है जो, पंडित शंभुदत्त थे, वो भी आर्य समाजी बन गए थे। और बाकी इसके अलावा तो जो आर्य समाजी थे दूर दूर के एरिए से इसमें आए हैं। तो इसमें जी काफ़ी देर तक जो है ना चर्चा होती, जब भी वो पंडित गिरते हुए दिखे संस्कृत बोलने लग जाते थे वो। आम भाषा जैसे हिंदी थी। अब ये रामजी लाल तो बहुत विद्वान आदमी था, जब भी ये बहस करते भाई किस ग्रंथ में लिखा, कहाँ लिखा था, वो संस्कृत में बोलना शुरू करते। इनकी भी एक किताब है डॉक्टर रामजी लाल की डायरी। हाँ, डॉक्टर रामजी लाल की डायरी भी है, उसमें भी उस पंचायत का जिक्र है। हाँ, तो ये सबसे पहला शास्त्र था हरियाणा में आर्य समाज का। इसका इतना असर हुआ, इसके बाद से खंडा, ये फरमाना है, खांडा है, खांडा खेड़ी सार, यहाँ शास्त्रार्थ हुए। तो 3-4 शास्त्रार्थ हरियाणा हुए कुल मिला के। तो उसके बाद से फिर एक है ना लहर आ गई आर्य समाजी बनने की। फिर तो 36 बरादरी ने जनेऊ पहनना शुरू कर दिया। और मातूराम को क्या कहते थे लोग, के बन गया भाई, तो लोग ताने मारते थे, बैल बन गया भाई, नाथ गाल दी इसके। जो आदमी अनपढ़ थे, जिनको पता नहीं था इसका महत्व क्या है, जब भी वो घूमने जाते थे तो बड़े ताने कसते थे बैठे बैठे, अरे यू बैल आ गया भाई रे, नाथ गाल दी इसके, जनेऊ के। तो लेकिन उस आदमी ने, मतलब वो देखो 4 क्लास पास थे, कभी भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बड़ी कठिन, अपने समाज के भी खिलाफ, उधर से जो ना जो वो काशी से पंडित आए वो भी खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद उसने ये कह दिया भाई मातूराम के गले में गल रहे हैं ये जनेऊ, गर्दन तो आप काट सकते हो, गर्दन काट कर उतर सके, नहीं तो मातूराम तो नहीं उतारेगा भाई इसको। तो इतनी कहते फिर जो है ना बड़ा हंगामा हो गया, लोग पंचायत गई, पाइट नू बोले भाई पहन लिया तो कोई बात नहीं, और हम तो मातूराम के साथ हैं। क्योंकि एक तो क्या है कि शास्त्रार्थ का नतीजा नहीं निकला कोई, है ना? किसका? शास्त्रार्थ का नहीं, शास्त्रार्थ का नतीजा ये हो गया, पहन लिया ठीक है भाई, पहन लो। वो तो घोषणा होगी जब वो भाग गए, जो पौराणिक आए थे वो तो भाग गए ना, मैदान छोड़ के संस्कृत बोलने लग गए। वो लोगों ने कही भाई जो आम आदमी समझ में वो भाषा बोलो आप। हाँ। तो उसके बाद जो है पूरे हरियाणा के अंदर जो ना ये एक आंदोलन चल पड़ा। अब आप आओ, जाट संस्था और जाट स्कूल दोनों अलग अलग चीज़ हैं। ऑल इंडिया जाट महासभा का गठन हुआ 1907 में। इससे पहले दिल्ली में हुआ था, उसमें भी चौधरी मातूराम का योगदान है। डॉक्टर रामजी लाल वहाँ उपस्थित हैं, चौधरी भीम सिंह कादीपुर और डॉक्टर रामजी लाल हुड्डा। तो जाट महासभा की स्थापना में भी इनका योगदान है। तो ये अपनी तरफ की एक तरफ जो है ना समाज की, एक जाति की एक पहली सभा हम इसको मान सकते हैं। फिर बरौना पंचायत जब हुई है जी, बरौना पंचायत हुई 1911 में। तो बरौना पंचायत दया खाप ने आयोजित करी थी, लेकिन इसकी जो पृष्ठभूमि के पीछे डॉक्टर रामजी लाल का और चौधरी मातूराम का बहुत विशेष योगदान है। डॉक्टर रामजी लाल ने हिसार जिले से तकरीबन हर गांव में जाके वहाँ से पंचायती भेजे हैं। उन्होंने एक गांव भी बसाया, लुदास में वो आए हैं 1908 में। ये 1908 में वो क्यों गए लुदास है, 1907 में पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन एक चला था। तो उसमें रोहतक में आर्य समाज का प्रदर्शन किया चौधरी मातूराम ने उसके विरोध में। अब अजीबोगरीब बात यह है कि वर्तमान हरियाणा में उस आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं था। वो लायलपुर और जो ना लाहौर के एरिया तक सीमित था, क्योंकि वो लायल जो है, लायलपुर जो बसादा चनाब नदी के किनारे, वहाँ का इशू था वो। तो 3 एक्ट ऐसे आए थे उस वक्त जो किसान विरोधी थे। तो सतलुज नदी से इधर उसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं था। लेकिन क्योंकि चौधरी मातूराम के, रामजी लाल के, इनके सरदार अजीत सिंह और भगत सिंह परिवार से अच्छे संबंध थे। अच्छे संबंध क्यों थे कि भगत सिंह का जो दादा था सरदार अर्जुन सिंह और चौधरी मातूराम, ये एक साथ आर्य समाजी बने थे। अच्छा। ये रेवाड़ी में जब महर्षि दयानंद आए 1881 में या 79 में आए थे, एक बार दोबारा जब आए सेकंड राउंड में, ये वहाँ मिले हैं। तो ये वहाँ भाषण सुनने गए थे। आर्य समाजी तो बाद में बने, पहले तो भाषण सुनने गए, तो वहाँ इनकी मुलाकात हुई। तब से लेके आज तक शहीद भगत सिंह परिवार से इनके बहुत अच्छे संबंध हैं। तो बीइंग आर्य समाजी इन्होंने जो है ना यहाँ प्रदर्शन किया रोहतक में। अब भाई ये गलत है, अजीत सिंह और इसको छोड़ो, जेल भेज दिया, इसको देश निकाला दे दिया। और उस टाइम ये सरदार अजीत सिंह यहाँ रुके भी हैं चौधरी मातूराम के पास। अच्छा। उस दिन तक यहाँ रहे हैं देश बदल के। किसी को ये नहीं पता था ये सरदार है, क्योंकि वो तो ये था भाई पीछा हो रहा है उनका। तो यहाँ रुके आए से बताते हैं लोग। तो उसके बाद प्रदर्शन किया, इनको तो जेलदारी से हटा दिया अंग्रेजों ने।
एक इनके साथ बहु अकबरपुर के भी जेलदार थे, उनको भी हटा दिया था। और डॉक्टर रामजी लाल ने न प्रदर्शन हिसार में किया, उनको ट्रांसफ़र कर दिया डेरा गाजी खान, दूर कर दिया पनिशमेंट देने के लिए। तो उन्होंने तो फिर नौकरी छोड़ दी। वहाँ रहे, थोड़े दिन रह के देख लिया भाई अब जो है ना ये तो मानने वाले नहीं हैं, तो दोनों भाइयों को विरोध झेलना पड़ा इसका, सरदार अजीत सिंह वाले जो ये आंदोलन था पगड़ी समाज जट्टा आंदोलन का। उन्होंने फिर ये फैसला किया भाई सरकारी नौकरी छोड़ के प्राइवेट प्रैक्टिस करूँगा हिसार में। तो वो सांगी से 1908 में लुदास गए हैं, इस पगड़ी समाज जट्टा आंदोलन के 1 साल बाद सरकारी नौकरी छोड़ के। ये जेलदार से हट गए, लेकिन जेलदार से जब इनको हटा दिया गया तो कटवाड़ा गांव के चौधरी केदार सिंह को बनाया गया जेलदार। लेकिन इन्होंने जाट स्कूल के निर्माण में और उसमें पंचायतों में अपना जो है ना आर्य समाज में विशेष योगदान दिया। जाट स्कूल में महात्मा गांधी जी आए थे, उसकी सभा की अध्यक्षता करना। अब पूरे देश में लगभग देखोगे तो आप कांग्रेस में उस टाइम व्यापारी वर्ग का कब्जा था, लेकिन रोहतक में 2 बार गांधी जी आए हैं। एक बार चौधरी देवी सिंह ने प्रधानता की है, किसान के बेटे ने, दूसरी बार चौधरी माथुराम ने करी है। यहाँ जो है ना व्यापारी वर्ग नहीं आया, क्योंकि जो पब्लिक थी वो देहात की थी, और देहात में इन लोगों का बड़ा जो है ना प्रभाव था। कहते कांग्रेस की तो स्थापना ही करने वालों में से ये पहले। हाँ, दिल्ली से पहले रोहतक में कांग्रेस की स्थापना हुई है, दिल्ली में बाद में हुई है रोहतक से, सबसे पहले रोहतक में हुई है 1888 अक्टूबर 1888 में। चौधरी माथुराम पहले ही प्रोग्राम में भाग लेते हैं कांग्रेस के, यानी कि 85 में स्थापना हुई है, उसके बाद पहला जलसा यहाँ हुआ है जी। आर्य समाज जब गठित हुआ, डीएवी संस्था उसके बाद बनी महर्षि दयानंद की मृत्यु के बाद जी, तो उसमें तो चंदा जाता था, रोहतक डिस्ट्रिक्ट का दूसरा नंबर था। जब डीएवी स्कूल की इन्होंने रिक्वेस्ट करी, वहाँ जो मैनेजिंग कमेटी थी, डॉक्टर रामजी लाल ये उसके मेंबर थे डीएवी की मैनेजिंग कमेटी के, इन्होंने कहा भी एक हमारे एरिया में भी खोल दो, रोहतक में या हिसार में। तो सांगी में 55 एकड़ ज़मीन पड़ी थी पंचायत की, खांडा खेड़ी में भी ज़मीन थी। तो डॉक्टर रामजी लाल ने ये कहा था भाई या तो खंडा खेड़ी में हिसार में खोल दो या सांगी में खोल दो, लेकिन वहाँ वो बात बनी नहीं। जब वो बात नहीं बनी, इन्होंने जब ये डिसाइड किया कि हम अपने एरिया में स्कूल खोल लेंगे, हम सबसे ज़्यादा चंदा देते हैं। और वहाँ जब मैनेजिंग कमेटी, क्योंकि सारा व्यापारी वर्ग का होल्ड था उस पर डेवी पे, क्योंकि उसमें ये महात्मा हंसराज और लाला लाजपत राय वगैरह और बहुत धनाढ़ आदमी उन पे आज भी उन्हीं का आज भी उन्हीं का है। तो वो ये तो चाहते थे भी ये लोग चंदा दें, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि ये लोग पढ़ें। उनको ये डर था भी वहाँ अगर खोल दिया तो इनका होल्ड हो जाएगा वहाँ। तो इन्होंने फिर जो है ना ये एक भूमिका बनाई कि भाई हम कैसे अपने इलाके में स्कूल खोलें। तो डॉक्टर रामजी लाल जो बहुत बुद्धिजीवी आदमी थे, उन्होंने ये तैयार किया अब भाई कैसे भी करके हम एक ऐसा कोई प्रोग्राम करें जिसमें हम ये शिक्षा का जो है ना कोई केंद्र यहाँ पे खोल लें। और बड़ी सहयोग की, देखो एक दुर्भाग्य की बात है, जिस दिन ये पंचायत हुई डॉक्टर रामजी लाल उस दिन बाद में गए हुए थे नंदाड़ा गाँव में। अच्छा, 7 मार्च को ये पंचायत हुई है, 2 मार्च को खिड़वाड़ी में पंचायत कर रहे हैं कि भाई वहाँ बरौना पंचायत में जाना है। वहीं एक घोड़े पे आदमी आगे बोल दिया जैसा ही में पुलिस आई हुई है, उनको पकड़ रहे थे जो बरौना पंचायत में जा रहे थे। तो अगले दिन फिर माथुराम ने कहा भाई जो है ना हम अकल सांगी में ही पंचायत करते हैं। तो दूधान पानी की चौपाल में पंचायत हुई और उसमें ये कहा भाई जितने भी बैलगाड़ी हैं रेड सबको जाना है, बरौना में जाना है, बरौना में जाना है। तो रामजी लाल यहाँ तक थे, लेकिन जब बात की बारी आ गई तो क्योंकि बहन थी एक, तो उसके बाद में वो ये दुर्भाग्य रहा कि वो वहाँ उपस्थित नहीं हो पाए। लेकिन उनके सुझाए हुए प्रस्ताव, वो सुझाए हुए प्रस्ताव ही वहाँ रखे गए। उन्होंने अपनी डायरी में सारे लिखे हैं चीज़ें ना। तो वो सुझाए हुए सारे प्रस्ताव वहाँ रखे हैं। और वो जो है ना 1857 में एक पंचायत हुई थी, सर्वखा पंचायत 1856 में, जो स्वामी दयानंद के गुरु जी थे, गुरु बिरजानंद जी, उसमें सभी जातियों के, सभी धर्मों के, सभी क्षेत्रों के आदमी थे कि भाई ये जो है ना इससे पीछा छुड़ाओ मुगल राज से, नहीं अंग्रेज़ों से, अंग्रेज़ों को आने से रोको और अपने जो है ना ऐसे ठीक है। उसके बाद अलीपुर में एक हुई है दिल्ली में और सौरभ में भी हुई, सौरभ में भी हुई। लेकिन जो ही अंग्रेज यहाँ आए, अंग्रेज़ों ने सबसे पहले सर्वखाप पे बैन लगाया। उसके बाद से कोई भी सर्वखाप पंचायत नहीं हुई, ये पहली सर्वखाप पंचायत थी। और इसमें भी क्या किया था अंग्रेज़ों ने कि भाई वो ये डरते थे ये एरिया इतना बहादुर है, अगर ये खाप इकट्ठी होगी तो हमें राज नहीं करने देंगे। तो उन्होंने यमुना से इधर का भाग पंजाब में मिला दिया, उधर का अवध में मिला दिया, ताकि आपस में इकट्ठे ना हो। और हरियाणा शब्द बोलने पे भी बैन था, इसलिए बरौना पंचायत में हरियाणा शब्द बोलने पे बैन था। हाँ बैन था, ऐसा उसमें सर्वखाप पंचायत की किताब में लिखा है निहाल सिंह आर्य जी ने।
यही कारण था कि बरौना पंचायत में जो यूपी की पंचायतें वो नहीं आई। अगर आप उसको देखोगे जमुना पार की पंचायत नहीं आई उसमें, क्योंकि उस टाइम बैन था उधर के और इधर के लोगों पे। तो जो वर्तमान हरियाणा और दिल्ली है, यहाँ के पंचायती गए थे और इसमें एसपी, तहसीलदार, सभी लोग, प्रशासन के भी बहुत आदमी गए थे। उनको यह भय था कि भाई कभी हमारे खिलाफ कोई विद्रोह तो नहीं हो जाए। इससे पहले उन्होंने बहुत आदमियों को समझा भी पंचायत मत करो मत करो, लेकिन ये आर्य समाज वाले थे, जो आर्य समाजी थे, इन्होंने एक निर्णय कर रखा था भाई हमें ये जो है ना शिक्षा का और ये जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं इसके खिलाफ जो है ना हम ये आंदोलन करेंगे। तो इसमें इसकी अध्यक्षता करी थी जो उस टाइम काफ़ी बड़े थे, मतलब 2200 बीघे के आसपास लगभग ज़मीन चौधरी भीम सिंह कादीपुर के पास थी, और उनके भाई भी जो ना जलदार थे वहाँ, चौधरी टेकचंद जी। तो पहले क्या होता था, जितनी भी जैसे पंचायत होती थी, या तो राजा आगे बैठता था मंच पे, या जागीरदार, या बड़ा जमींदार। आम आदमी को आगे नंबर नहीं मिलता था, आम आदमी पीछे बैठते थे। लेकिन ये जो बरौना का जो घटना पंचायत हुई है, इसमें आम जो प्रतिष्ठित आदमी थे, जो चौधरी आदमी थे, वो मंच पे बैठे। नहीं तो जैसे जाट सभा के, अखिल भारतीय जाट सभा के भी जो प्रोग्राम होते थे उसमें आप देखोगे तो राजाध्यक्ष होते हैं, दत्त प्रसाद सिंह होते हैं, या महेंद्र प्रताप होते हैं, या भरतपुर वाले होते हैं, या जागीरदार होते थे। आम आदमी को अवसर नहीं मिलता था। इसमें पहली बार आम आदमी को अवसर मिला है। और ये ऐतिहासिक पंचायत इसलिए है कि 1857 से लेकर 1947 तक जब अंग्रेज रहे हैं, एक ही सर्वखाप पंचायत हुई है। तो इसमें भी सांगी गांव की भूमिका है। और इसमें जो निर्णय करने वाली एक कमेटी बनाई थी, निर्णय करने वाली कमेटी में भी ये था भाई चौधरी देवी सिंह बोहर और चौधरी मातूराम ये थे उसमें, भाई आप फैसला करो कहाँ जगह देखनी है, कहाँ स्कूल खोलना है, कहाँ स्कूल खोलना। हाँ, तो इसमें बाकायदा सब खापों से आदमी लिए थे, तब ये स्कूल खुला था जाट। हाँ, तो ये स्कूल जब खुला है तो उसमें विशेष योगदान रहा इनका, आर्य समाज का सारे का। और बड़े खापों के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। हालांकि शिक्षा तो एक आधी ज़्यादा पढ़ा था, नहीं तो अनपढ़ आदमी भी थे इसमें, लेकिन प्रतिष्ठित थे, अपने इलाके के चौधरी थे जिनकी एक बात पे लोग तैयार होते थे। उन दिनों ये सबसे पहले जाट स्कूल खुला है। और एक और गजब की बात आपको बताऊं, बरौना पंचायत का ये इम्पैक्ट हुआ 7 मार्च 1911 को ये पंचायत हुई है। अंग्रेजों ने राजधानी बदल के दिल्ली ले आए। वो घबरा गए भाई, या तो ये यहाँ हुई है, कल को वेस्ट इकट्ठी होगी तो ये खापे इकट्ठी होगी तो दिक्कत होगी। दिसंबर में जो दरबार लगा है दिल्ली दरबार, उसमें फैसला कर दिया राजधानी दिल्ली बनाओ। तो दिसंबर 11 में ये फैसला हुआ है, इसके 9 महीने बाद। इतनी घबरा गई थी सरकार इस पंचायत से, जो कि आम आदमी को इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि भाई राजधानी क्यों आई यहाँ पे। ये राजधानी इस खापों के उससे फैसले से आई। और फिर दूसरा क्या था भाई, ये लोग तो सोशल रिफॉर्म में और भी जुड़ेंगे, धीरे धीरे सर्कल बढ़े। उसमें 50,000 के करीब आदमी थे उस वक्त। ना फोन थे, ना कोई ये मोटर गाड़ियाँ थी। 50,000 की रैली तो अब भी करना लगे तो भी बहुत मुश्किल। हाँ, तो भी बहुत मुश्किल है। और लोग अपने साधनों से आए हैं, और पशुओं का चारा, कितने तो पशु थे जो रात को आए, और कितने आदमी आए हैं। तो ये रोकना भी एक अपने आप में, क्योंकि दहिया खाप का भी बड़ा इतिहास है, बादशाह कहते हैं उनको, तो उन्होंने ये बड़ा हिम्मत का काम किया। और बिल्कुल दहिया बादशाह कहते हैं। हाँ, दहिया बादशाह तो फेमस है जी। अच्छा, हाँ। फिर एक आंदोलन चलता है, अछूतोदार आंदोलन। एक स्वामी श्रद्धानंद जी ने वो चलाया था भी, अछूतों को छुओ। हाँ, पहले क्या था कि गैप रखते थे। तो सांगी गांव के चौधरी मातूराम ने दामड़ गांव में आए हो। तो दामड़ गांव में उस टाइम चौधरी गोरखा हुड्डा और कई ऐसे थे जो उनके मतलब आर्य समाजी थे, साथी भी थे। तो उन्होंने उनके घर ना खाना खा के, एक प्रभाती दानक होता था उनके घर, जिसका सबसे बिल्कुल कमजोर आदमी था, वो उसके घर पे खाना खाया है। और दानकों में सोशल रिफॉर्म था जी। वो तो दानकों में ही रहे हैं वो। और ये जो है ना हुड्डा खाप का एक मतलब मेन गांव है, दामड़ बीच में पड़ता है। तो उन्होंने कहा भाई मैं जो बीच में जो गांव है वहाँ जाके ये करूँगा। तो उसके बाद से जो है ना धीरे धीरे जो ये दलित हैं और ये जो है ना किसानों के साथ इनका लगा हुआ, छूना शुरू कर दिया, जैसे पहले छूते नहीं थे। तो इस प्रकार से फिर एक ये घटना थी भाई, जो मूले जाट हैं उनके हिंदू जाट हैं तो उनको हिंदू बनाओ, अपने धर्म में परिवर्तन करो। तो रायपुर गांव है सोनीपत के पास, खत्री को। तो बीजेपी वाली घर वापसी से पहले वहाँ पे घर वापसी हो चुकी थी। हाँ, घर वापसी ये होगी थी 1924 के आसपास, जब स्वामी श्रद्धानंद जी ने ये शुरू की थी मुहिम।
तो इसमें खाप इकट्ठी हुई है जी सारी। खापों ने ये फैसला करा भाई ये जो नाम जो मूले जाट हैं इनके वैसे तो हम भाई बतावा और रिश्ते नाते हमारे होते नहीं। अब तो बड्डी खाप है हरियाणा में ये दैया और मलिक। तो लोग कहने लगे भाई ये बड्डी चौधरी ये करेंगे दोनों। तो मलिक खाप ने तो फिर ये कह दिया भाई दैया के यहाँ हुई है तो पहले दैया करेगा। तो दैया ने तो लड़की ब्याह दी। फिर मलिक तो शाना था, मलिक बोला भाई ऐसा मैं तो बात भर दूंगा। तो उड्डान फिर कह दिया ठीक है भाई ये मलिक बात भर देंगे, लड़की दैया ब्याह देगा हम लड़का ब्याह देंगे। अच्छा। तो सबसे पहले जो केरी सिंह की जो शादी थी ये जो चौधरी पीरू सिंह आर्य थे इनके उससे लड़की की शादी करी। और लड़का जो केलोई गांव का। किनके की शादी उन्होंने पीरू सिंह जी ने? ये शांति राठी की बहन थी शायद वो। अच्छा। उसमें करी उस रायपुर गांव में। रायपुर गांव। तो वहाँ सोनीपत में एक मामा भांजा चौक है। तो लोग कहने लगे भाई वहाँ तो सारे जो है ना सारे मुसलमानों की बस्ती है और कभी विरोध स्वरूप वो ये ना हो भाई कहीं कोई आक्रमण हो जाए। तो एक दहशत सी थी लोगों में। तो जो ही काड़ूपुर चुंगी है सोनीपत में जब एंट्री करते हम वहाँ आके चौधरी टेकराम भी थे उसमें। इन्होंने ये कह दिया दलीप सिंह थे कलोई के, दलीप सिंह जलदार और चौधरी मातूराम। चौधरी मातूराम हाथी पे आगे बैठे थे सबसे। उसके पीछे दुल्ला बैठा था और उसके पीछे चौधरी दलीप सिंह बैठे थे। 5 मिनट रुको आप जी। तो उन्होंने ये कह दिया भी जिसको भागना है अभी भाग लो। बहुत आदमी उनको ये रास्ता बदल लो जी दूसरे रास्ते से बारात ले जाओ। ये बोले बारात इसी रास्ते से जाएगी, राथी पे जाएगी, पूरे नाचन गाने के साथ जाएगी। अच्छा। किसी को भागना तो भी भाग जाओ, रास्ते में वहाँ नहीं भागना, जो भी होगा हम छूट लेंगे। किसी ने हिम्मत नहीं हुई जी, चूँ चाँचक बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। आपने देखा भी होगा मेद प्रधान होते थे कलोई तपे के। हाँ। उनकी दादी थी वो। अच्छा। हाँ जो वहाँ से रायपुर से आई थी मेदान पाना वहाँ पे मूल जाटों से। हाँ। तो लड़की दैया ने दी, लड़का उड्डा ने दिया। तो जबकि मलिक खाप भी दे सकती थी लेकिन वो बोले जी हम तो 100 रुपये का बात भरा था उन्होंने उस टाइम। अच्छा। वो बोले ठीक है हम बात बतेंगे। तो जब भी कोई ऐसी बात आती है लड़ाई की या मतलब सोशल रिफॉर्म की तो उड्डा खाप जो है या सांगी गांव ये आगे रहा है, अगवानी में रहते हैं। तो कितना मतलब आप अपने गांव से अपने खाप से कितना प्यार है आपको कि एक सांस में आप सारी चीज़ें बताते चले गए। तो इसी प्रकार से जब आप देखोगे कलानौर की घटना होगी, आपकी बाहू वाली घटना होगी। बाहू ऐसे थोड़ा आगे रहा यहाँ, उन्होंने कुछ न कुछ पीछे से फीडबैक लिया होगा। और इस बढ़िया है काम देख के बसे। हाँ तो आदमी पहले है ना ये सारी रेकी करते हैं भाई अगर दुख में तो हमें अगर कुछ घटना घट जाए जैसे हमने रिश्तेदारी में जानते वहाँ जावा तो बरोकना पड़ा था कहाँ रुकेगा। तो उन्होंने सारा ये फीडबैक ले रखा था। अब ये चीज़ छुपी क्यों रही कि जो लोगों को ये पता भी वो वहाँ मरे नहीं थे। वो बाहुपुर गांव है वहाँ एक पानीपत के पास, तो वो जाके वहाँ चले जाते हैं। तो मैं उस गांव में गया था तो उस गांव में बोले जी यहाँ तो रहा नहीं है, तो बाहू गुज्जर था जिसने ये गांव बसाया। अच्छा जी। तो वहाँ भी उन्होंने एक वो बना रखा है, लेकिन मैं पंडित जीतराम है वहाँ उस गांव में, उनसे मैं मिला। वो बोले भाई वो तो संगी में थे, यहाँ नहीं थे, यहाँ तो बोला बाहू गुज्जर का बसाया हुआ है। अच्छा। वो सोचते हैं बाहू ने बसाता, लेकिन वहाँ बाहू गुजरा है उस रास्ते से। अच्छा गया। हाँ मतलब उस रूट से वो आके लूटपाट भी करी ना उसके साथ। अच्छा। हाँ लूटपाट करी, वो तो घोड़े पे था, असरफी थी उसमें। अगली और एक घटना क्या है, हमारे गांव में एक मनसा होता था। अच्छा। उसका उसके बताते हैं पिताजी ने उसको बेदखल कर दिया था। जब बाहू ने वो घोड़ा छोड़ दिया तो सांगी से 10 यादव रोड जाता है, यहाँ पे घोड़ा छोड़ दिया उन्होंने, उसका वो असरफी हाथ लग गई। अच्छा। उससे उसने काफ़ी ज़मीन ले ली, तो उसके नाम से ठोड़ा भी है, मनसा ठोड़ा। अच्छा। और फिर उसने कहा देख बाबू तब बेदखल कराया था, मैं तो मालदार हो गया। तो उसी के ठोड़े में रणबीर सरपंच हुए थे। अच्छा। पीछे एक्सपायर हुए हैं वो, तो मनसा ठोड़ा उसके नाम से पड़ा फिर। तो कई घटना ऐसी जुड़ती हैं आपस में कि जिससे ये लगता है कि भाई ये घटना जो है काल्पनिक नहीं है, प्रमाण है। प्रमाण है। अब मैं अभी पूना में गया था इनके वंशजों से मिलने के लिए, तो वहाँ शनिवार वाला जगह एक पुणे में। तो जब मुझे वहाँ बोले जी यहाँ तो साल में एक बार आते हैं वो, तो मैंने गाडगिल जी जो सांगी माए थे एनवी गाडगिल, उनका पुत्र है भी अनंत गाडगिल। अच्छा। MLC। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा जी ऐसी ऐसी बात है, मुझे वो बाहुवाड़ी के बारे में बात करनी थी। तो उन्होंने खैर
उनको ये वो बोला, तुरंत उनके दीवान आए मिलने के लिए। तो मैंने उनसे कहा जी वो उनकी समाधि वहाँ पे है और आप आओ एक बार देख लो। तो वो बोले भी प्रूफ क्या? मैंने कहा देखो प्रूफ तो आप सामने चलोगे, आपको दिखाएंगे, आपको लगे भाई सही है तो ठीक है, वरना नहीं है तो आप ये मान लो भाई चलो आपकी एक जीजा शादी वो पूर्ति हो जाएगी। तो फिर बोले भाई आप ऐसा करो, एक कुलकर्णी कोई अच्छे इतिहासकार है वहाँ के, उसी रजवाड़े के नज़दीक हैं वो, तो उनसे उन्होंने बात करी, वो दिल्ली आए हुए थे। मैंने कहा जी आप ऐसा करो दिल्ली में सांगी जाके देख के आओ एक बार। तो मैंने उनको ये कहा था जी आप अपने इतिहासकारों को बुला लो और मैं अपने इतिहासकार या मेरे पास जो बुक्स है मैं लेके आ जाता हूँ, आप मुझे टाइम बताओ कब आऊँगा। तो वो बोले जी हम पूछ के बताएंगे। मैंने उसके बाद फ़ोन किया जी, बरकत नाम है उनका, बरकत मेरे पास है, वो भी है विजिटिंग कार्ड उनका। तो उसके बाद से उन्होंने फ़ोन उठाने बंद कर दिए। अच्छा, उन्होंने ये सोचा कोई इनका निजी हित होगा इसमें? नहीं, निजी हित की बात नहीं है, असल में क्या है, एक इतिहासकार भी था उसमें साथ में। तो या तो वो मना करते जी नहीं है। जब मैं ये कह रहा हूँ या तो आप वहाँ चलो या मैं यहाँ जाता हूँ अपने जो इतिहासकार उनको लेके, ये तो आर पार की बात है। हो सकता है हम गलत हो सकता है आप गलत हो। हमने ये कभी नहीं कहा कि हम ठीक हैं, हमने ये कहा जी आमने सामने बात करो, बैठ के सही सच्चाई सामने आनी चाहिए। उसके बाद से उन्होंने फ़ोन उठाने बंद कर दिए। इतिहास और उसके बाद जैसे बताते हैं पार्वती है, जो पार्वती बाई भी, उनको जब पता लगा तो वो उसी साल कुछ समय बाद ही सितंबर में शायद उसकी डेथ हो गई थी। अच्छा, हाँ। तो मेन कारणों का यदि रुकने का है तो ये है कि उन्होंने ये वायदा किया था कि मैं आऊँगा तो जीत के आऊँगा, नहीं तो मुँह नहीं दिखाऊँगा पुनः। और बाकी जो महिलाएं हैं वो गई हैं वेस्टर्न यूपी के रूट से, एल्लम गाँव है जैसे हमारू की भरतपुर हो गए, वो पुनः गए। बहुत साहब की जो वाइफ थी वो तो पार्वती बाई थी। हाँ, पार्वती दी एल्लम में रही है, वो भरतपुर हो गए। फिर वहाँ से भरतपुर के जो सैनिक थे वो उनको पुनः छोड़ गया। आज भी 22 गाँव बचे हुए वहाँ पुनः के पास, जाट बाईसी बोलते हैं, नासिक जिले की मालेगांव तहसील। अच्छा, ये क्या कहानी है जी, वहाँ कैसे पहुँचे ये आप? ये महाराजा सूरजमल की जो सेना थे ना जी, उन्होंने ये कहा भी इनको सुरक्षित पहुँचा वहाँ, रास्ते में कोई घटना नहीं होनी चाहिए, महिलाएं भी हैं सैनिक भी हैं। तो जो पेशवा थे वो इतने खुश हो गए कि भाई आपने हमारे ऊपर बहुत सम्मान किया, हमारा उपकार किया है और हम आपको यहीं बसाएंगे। युद्ध विधवाएं भी काफ़ी हुई होंगी? हाँ, युद्ध विधवाएं भी काफ़ी थी। तो उन्होंने शादियाँ होगी होंगी। हाँ, तो उन्होंने फिर जो ना इनको पुरस्कार स्वरूप 22 गांव दिए, जिसमें से 16 गांव नासिक जिले की मालेगांव तहसील में हैं और कुछ जालना में है, 1-2 गांव वर्धा में, उस साइड में औरंगाबाद में है। कुल मिला के 22 गांव इनको ज़मीन दी। किन गोत्री जाट हैं वहाँ पे? मिक्स हैं जी, मिक्स हैं। सैनिक भी हैं उसमें, सैनिक हैं ज़्यादातर भरतपुर के। अब जो ये फिल्म दिखाई दी ग्रेट मराठा, इसमें कहीं भी ये नहीं बताएगा भी जाटों ने योगदान दिया, जबकि सरवाखा पंचायत के 20,000 योद्धा, जो अगर हम उस किताब में देखते हैं लिखा हुआ जाति वाइज, इस जाति के इतने सैनिक थे, इस जाति के इतने सैनिक थे, उसमें सभी जातियों के सर्वखाप योद्धा 20,000 मराठों की तरफ से लड़े और राशन पानी की व्यवस्था की है। 3 रास्ते राशन पानी के थे उसमें। इसोपुर टील जो मैंने बताया आपको, गुजरों का गाँव है वो, एक छपरौली के पास एक टिल्ला था, वो पता नहीं कौन से वह गाँव, जाटों का गाँव है, वहाँ से था, एक उस तरफ से था। तो ये नदी पार करके जमुना जो इनको राशन सप्लाई कर रही थी। अच्छा, योगदान है? हाँ, योगदान है, खाप पंचायतों का तो है। बढ़िया सर जगत सिंह जी। हाँ। तो आपने तो ना आए तो थे आप मिलने किताब देने, देखो मज़ा आ गया आपकी बात सुन के हैं। तो साहित्यिक विभूतियों की बजाय ये तो आपके गांव पे तो अलग अलग किताब निकल सकती, आप लिखना चाहो तो। हाँ जी, नहीं मैं लिख रहा हूँ अभी मैं। राजनीतिक विभूतियाँ, खेल की विभूतियाँ हैं। खेल विभूतियाँ में अभी जी बहुत योगदान है, इंटरनेशनल लेवल पे खेले हैं। और बहुत अच्छा गांव है जी, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। और भाई देखो, अपने गांव से प्यार होना इतना ही होना चाहिए जितना जगत सिंह हुड्डा जी ने है। अपने गांव का इतिहास, अपने गांव का कल्चर, अपने गांव की परंपराएं, अपने गांव के प्रमुख व्यक्ति, ये इनके टिप्स में है। और हालांकि इनका पूरा जीवन लगभग बाहर रहा है, गांव में नहीं रह पाए ये, क्यों जी? हाँ जी, बिल्कुल सही। चलो धन्यवाद। और बताऊँ जी आपको एक जी, सांगी गाँव में 24 चौपाल है। शायद ही किसी गाँव में होंगे 24 चौपाल। हाँ, नहीं है जी, और हर बरादरी की है। 24 में से 15 जाटों की है, ब्राह्मणों की भी है 2, इसकी खातियों की भी हैं, नाइयों की भी हैं, शेणियों की भी हैं और दलितों की भी हैं, मतलब बड़ियों की भी हैं। और बेसिकली आप देखोगे शिक्षा के क्षेत्र में योगदान रह गया। शमड़खा का जो स्कूल है, गन्नौर का जो स्कूल है,
गन्नौर वाला जनता आजकल कॉलेज बन गया वो, जनता उसके कॉलेज। संस्थापक सांघी के मास्टर राम नारायण थे, जो कि फ्रीडम फाइटर थे, जेल में रहे, बाद में वहाँ चले गए। उन्होंने वहाँ जाके जनता स्कूल की स्थापना करी। लाला टेकचंद ने वैश्य कॉलेज में यहाँ गौशाला बनाई, ठीक है जी, और स्कूल में भी उनका योगदान है वैश्य स्कूल के निर्माण में। महात्मा गांधी जी जब यहाँ आए जाट स्कूल में, अब सुनने वाली बात है, भगत सिंह तो वहाँ डीएवी स्कूल में जो है ना वो छोड़ता है, गिडवानी जी थे, एक गुजरात विद्यापीठ है आज भी है वो, उसकी स्थापना हुई है अक्टूबर 1920 में। और उसके जो पहले वो प्रिंसिपल थे आचार्य गिडवानी जी, उसको लेके जाट स्कूल में आए। कितना महत्व था देखो जाट स्कूल का उस टाइम। अब भाई आप चलो और आप भी देखो वो लोग कैसे वो त्याग करते हैं। तो जब महात्मा गांधी जी यहाँ आए, जिसकी अध्यक्षता चौधरी मातूराम ने करी थी, वो गिडवानी जी भी थे वहाँ मंच पर मौजूद। उसके बाद वैश्य स्कूल जाटों को देख के इन्होंने बणियों ने स्थापना करी। जातियों के नाम पे संस्थाओं की शुरुआत मेरे ख्याल से रोहतक से हुई है। और रोहतक एक ऐसा शहर है इंडिया का जिसमें हर जाति के स्कूल हैं लगभग। हाँ, सैनिक स्कूल यहाँ पे है। अभी जाट देखो, स्कूल यहाँ पे है। ये लोग सरकार वेस्ट से स्कूल लड़ते यहाँ रहे, पे है। सरकार ने मदद नहीं करी। यहाँ सबसे पहले जाट स्कूल खुला, फिर वैश्य स्कूल खुला, गोड स्कूल खुला, फिर विश्वकर्मा खुला, फिर सैनी खुला, फिर रविदास खुला। तो और ये जो स्कूल खुले हैं उस वक्त पूरे हरियाणा के लोगों से ये चंदा आता था, ओनली रोहतक के आदमियों का योगदान नहीं था। तब तो तो शिक्षा एक दिलेर लोग रहे यहाँ के, अब हम करेंगे शुरुआत है, तो इन्होंने शुरुआत करी। ठीक है जगत सिंह हुड्डा जी, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत।